देखिए जो है इंटर केमिस्ट्री में अभी तक हम जो है सरफेस केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया। अब हम जो आगे अध्ययन करना है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने देखा होगा जो पी ब्लॉक वर्ग कौन कौन से आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में वर्ग कौन सा 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, वर्ग। इस वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं आते हैं, आपने पिछले साल अध्ययन किया होगा कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 6 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में स्थान दिया गया है। तो 6 कॉलम बने हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो वर्ग 13 और 14 का अध्ययन पिछले साल फर्स्ट ईयर में किया गया है, कर चुके हैं हम लोग। अब वर्ग 15 से 16, 17 और 18, वर्ग 15, 16, 17, 18 के तत्वों का हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो पढ़ेंगे वर्ग 15 के तत्व। 16 की भी पढ़ना है, 17 की भी पढ़ना है, 18 की भी पढ़ना है। तो वर्ग 15 के जो तत्व हैं, सबसे पहले इनका हम परिचय देखेंगे। क्या इनका परिचय है? तो आवर्त सारणी में वर्ग 15 के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं। ये तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और विषम है। ये जो 5 तत्व आते हैं कौन कौन से? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और विषम है। ये 5 तत्व जो है 15वें वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो नाइट्रोजन करता है, इसलिए हम इसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, या नाइट्रोजन्स का इसका नाम दिया गया है। अब इस नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के हम सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। तो सामान्य लक्षण में सबसे पहला जो लक्षण है, पॉइंट है, वो है उपस्थिति या इसकी उपलब्धता है, या कहीं कहीं उपलब्धता के बारे में कहीं कहीं दिया गया है। तो ऐसा बताया गया है कि फास्फोरस को छोड़ करके इस वर्ग के जो तत्व होते हैं वो प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और फास्फोरस का जो प्रतिबिंब में 10वां स्थान होता है। और ऐसा बताया गया है कि उपस्थिति में नाइट्रोजन जो होती है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती है। मुक्त अवस्था में जो नाइट्रोजन होती है, आपने पढ़ा होगा, जो 78% मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है भाई, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगर हम यही संयुक्त अवस्था में देखें तो नाइट्रोजन जो मुख्य रूप होती है वो नाइट्रेट लवणों में पाई जाती है। जैसे हमारा सोडियम नाइट्रेट है, इससे क्या कहते हैं? इसको चिली साल्ट पीटर, आपने नाम सुना होगा, चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या होता है? NaN, सोडियम नाइट्रेट। इसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट लवणों के रूप में है। और आपने नाम सुना होगा एक और सूरा, इसका होता है पोटेशियम नाइट्रेट, KN, नाइट्रेट लवणों के रूप में पाई जाती है। और भी आपने देखा होगा यूरिया है, यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक में यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। इसमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है संयुक्त अवस्था में। और उसके अलावा जो हमारे जीवधारियों, जंतु तथा वनस्पतियों में जो प्रोटीन होता है, तो आपने पढ़ा होगा प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है। अमीनो अम्ल किससे कहते हैं? ऐसे अम्ल जिसमें NH2 ग्रुप भी हो और सीधा वाल्वज ग्रुप भी हो, तो उसमें NH2 के रूप में नाइट्रोजन हमारी पाई जाती है। तो हमारे जो जंतुओं में जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ये था नाइट्रोजन की उपस्थिति के बारे में। फास्फोरस भी हमारे संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, हड्डियों में, दांतों में, है ना। हड्डियों और दांतों के निर्माण में फास्फोरस जो है कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। तो ये इसकी उपस्थिति थी। बाकी जो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, विषम, ये सल्फाइडों के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं।
तो हमने क्या कहा कि प्रकृति में नाइट्रोजन जो है मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में यह वायुमंडल में 78% होती है और संयुक्त अवस्था में यह मुख्य रूप से नाइट्रेट लवणों के रूप में पाई जाती है, जैसे चिली साल्टपीटर उदाहरण हो गया और सोडा हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया और यूरिया हो गया, ये कार्बनिक कंपाउंड है। और साथ में जो वनस्पति तथा जंतुओं में पाए जाने वाले जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, जो प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजनी कंपाउंड होते हैं। और जो फास्फोरस है उसका मुख्य रूप से दांतों में और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम फास्फेट के रूप में उसका योगदान होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ये इसकी उपस्थिति के बारे में ये पहला लक्षण था, उपस्थिति और उपलब्धता के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हम शॉर्ट में लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप जानते हैं नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं 1s2 2s2 और 2p3 होता है। इसका कितना होता है 15 होता है। क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 ये होता है। अगर हम इसका बनाएंगे आर्सेनिक का 33 होता है तो ये क्रमशः बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p10 बन जाएगा। तो हम 4s2 और 4p ये बन जाएगा। जब हम इसी का आगे बढ़ाएंगे 51 होता है तो ये तो बन के बनेगा, यहाँ बढ़ जाएगा 5s2 और 5p। अगली कक्षा बढ़ जाएगी ऐसे। इसका देखें 83 होता है एटॉमिक, इसमें क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर 6s2 और 6p। तो हम देखें अब इस परिवार के तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, तो जो बाह्य कोश का विन्यास है वो ये है NH2 NP3। तो बाह्य कोश का जो विन्यास समान होने के कारण इन तत्वों की भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भी समानता पाई जाती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण इन सभी तत्वों को एक साथ 5th A वर्ग में रखना उचित है या वर्ग 15 में इसको स्थान जो है दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो बाह्य कोश का इसका विन्यास होता है वो कितना होता है NH2 होता है और NP3 होता है। ये था हमारा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो अभी हमने आपको क्या अध्ययन किया, इसकी उपस्थिति का अध्ययन किया लक्षण में, दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किया। अब इसी में हम आगे तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इसकी संयोजकता क्या है और आपसी अवस्था क्या है। तो तीसरा इसका जो लक्षण है वो कौन सा लक्षण है भाई, संयोजकता या बैलेंसी है और ऑक्सीडेशन स्टेट, संयोजकता एवं ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखें जरा, तो देखिए हम जो नाइट्रोजन परिवार है इन तत्वों की जो बाह्य कोश का विन्यास NH2 NP3 है। तो देखें इन परमाणुओं इस परिवार के तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायी करने के लिए या अपनी अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कोश को हमें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है 3। इसलिए इस वर्ग के तत्वों की जो सामान्य संयोजकता है वो 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जो सामान्य संयोजकता है इस वर्ग के तत्वों की वो 3 है। और नाइट्रोजन के अतिरिक्त क्योंकि नाइट्रोजन में अन्य तत्व 3 के साथ साथ 5 संयोजकता भी बढ़े रहते हैं। अब नाइट्रोजन ऐसा क्यों नहीं कर पाता कि नाइट्रोजन में रिक्त d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, यहाँ लिखते हैं रिक्त d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। क्या होता है d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल BIT की है, ऑर्बिटल जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण रिक्त वो इलेक्ट्रॉनों का प्रसार नहीं कर पाता है। इसकी वजह से नाइट्रोजन केवल 3 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, बाकी अन्य तत्व जो है 3 के
साथ साथ 5 संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। अभी हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वर्ग के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है -3, +3 और +5, ये सामान्य ऑक्सीकरण स्टेट प्रदर्शित करते हैं इस वर्ग के तत्व। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। तो +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो ये प्रदर्शित करते हैं। ये था हमारी संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हमने चर्चा की। अगला इसका हम ये कह सकते हैं कि परमाणु और आयनिक त्रिज्या क्या है। तीसरा पॉइंट है ये लक्षण में। चौथा पॉइंट है हम अध्ययन करेंगे परमाणु और आयनिक त्रिज्या। क्या अध्ययन करना है? परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, ये चौथा पॉइंट है आयनिक त्रिज्या। तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने का जो वर्ग बना है, ये तत्व है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है या विषम, ऊपर से नीचे जाते हैं या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनकी परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। पांचवा पॉइंट है इसका धात्विक लक्षण या अधात्विक गुण। धात्विक गुण में क्या है? जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक लक्षण घटता है और धात्विक गुण इसका बढ़ता है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में देखेंगे तो ये अधातु तत्व है, इसके बारे में देखेंगे ये उपधातु तत्व है और ये धातु। तो ये कहिए कि इस वर्ग के तत्वों में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अधात्विक लक्षण धीरे धीरे घटता जाता है और धात्विक लक्षण जो है बढ़ता जाता है। ये इसका पांचवा लक्षण था। तो पहला लक्षण हमने क्या बताया था? इसकी उपस्थिति थी। दूसरा लक्षण हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। तीसरा संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में चर्चा की। चौथा परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या के बारे में चर्चा की और पांचवा धात्विक गुणों के बारे में चर्चा की। छठवां इसका अपरूपता है। अपरूपता किसे कहते हैं? किसी तत्व का एक ही भौतिक अवस्था में एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाती है। तो ऐसा बताया गया विषमत को छोड़ करके भी अपरूपता। अगला छठवां जो इसका सामान्य लक्षण है वह अपरूपता। अपरूपता में क्या है भाई कि Bi को छोड़कर इस वर्ग के अन्य सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। जैसे नाइट्रोजन के दो अपरूप हैं, एक अल्फा नाइट्रोजन और दूसरी बीटा नाइट्रोजन। अल्फा नाइट्रोजन है और बीटा नाइट्रोजन। और फास्फोरस के अपरूप तो आपने सुने होंगे कि सफेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस या बैगनी फास्फोरस। जो मुख्य रूप से फास्फोरस के अपरूप हैं वो लाल और सफ़ेद या पीला है। पीला सफ़ेद फास्फोरस या लाल फास्फोरस होते तो और भी हैं। काला भी फास्फोरस होता है, बैगनी भी होता है और सिंदूरी भी होता है। तो इस वर्ग के तत्व अपरूपता भी प्रदर्शित करते हैं। ये छठवां पॉइंट लक्षण हो गया। अगला है सातवां रासायनिक क्रिया। तो ऐसा बताया गया कि नाइट्रोजन का परमाणु आकार, इसका जो अगला 7 लक्षण है वो है रासायनिक क्रियाशीलता। क्या है? रासायनिक क्रियाशीलता। तो रासायनिक क्रियाशीलता में क्या है? जो इस वर्ग के तत्व नाइट्रोजन है उसका आकार छोटा होने की वजह से उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, और जब विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो वह तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। और नाइट्रोजन के निष्क्रिय होने का सामान्यतः पर वह किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करता। उसका एक कारण और है कि दो नाइट्रोजन के बीच में जब नाइट्रोजन कहा गया तो त्रिबंध उपस्थित होता है। इस त्रिबंध की वजह से जब उसकी रासायनिक क्रियाशीलता या सामान्यतः पर नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय होता है।
बाकी अन्य तत्व क्रियाशील होते हैं। फास्फोरस तो अत्यंत क्रियाशील होता है। यदि हम फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ दें तो वो तुरंत वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोरस के ऑक्साइड बना लेता है, P2O3 और P2O5 बना लेता है। तो जब ये ऑक्साइड बन जाते हैं तो जो ऑक्साइड का बनना है ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया है और इसमें ऊष्मा निकलती है, इसकी वजह से फास्फोरस वायु में जलने लगता है। यदि एक सामान्य ताप, साधारण ताप से अधिक, ज्वलन ताप से अधिक ताप हुआ तो फास्फोरस जो है जलने लगता है, क्योंकि P2O5 बन जाने की वजह से P2O ऊष्मा क्षेपी क्रिया होती है, जिससे उसका ताप बढ़ जाता है और वह जलने लगता है। ये था इसकी रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में। ये 7वां लक्षण। इसका 8वां जो लक्षण है वो है यौगिकों की प्रकृति। देखें जरा यौगिकों की प्रकृति। अब यौगिकों की प्रकृति में इसका ए पॉइंट है जैसे हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया है? जैसे हाइड्रोजन से। तो देखिए इस वर्ग के जो तत्व हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके MH3, M माना H3 या यहाँ पर E लिखते हैं EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। E माना एलिमेंट, हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे NH3 है, कॉमा EH3 है, कॉमा ASH3 है, कॉमा SBH3 है, कॉमा BIH3 है। विषम 3 अमोनिया है, फास्टीन है, आर्सीन है, इसी प्रकार से ये बन जाते हैं। तो यदि हम इनके गुण देखें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने वाला इनका जो स्थायित्व होता है वो घटता है। इन हाइड्राइडों का जो स्थायित्व होता है वो घटता है। तो इस वर्ग के तत्वों के जो हाइड्राइड बनते हैं इनका स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने में घटता है। दूसरा, इनकी जो हाइड्राइडों की जो क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति रहती है। क्षारीय प्रकृति क्या होता भाई? घटती जाती है। और तीसरा, इनका जो अपचायक गुण है वो बढ़ता है। अपचायक गुण क्या बढ़ता है? अपचायक गुण बढ़ता है। ये इसके जो हाइड्राइडों के लक्षण है। तो क्या करना है भाई? इस वर्ग के तत्व हाइड्रोजन से संयोग करके EH3 प्रकार के हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। दूसरा इसमें बी पॉइंट है ऑक्सीजन से क्रिया। किससे क्रिया भाई? ऑक्सीजन से क्रिया। तो क्या कहा हमने? इस वर्ग के तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके, ऑक्सीजन से क्रिया है, ऑक्सीजन से क्रिया करके दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3 और N2O5। क्या बनाते हैं भाई? M2O3 और N2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। और जबकि नाइट्रोजन जो है 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए नाइट्रोजन की जो 5 प्रकार के ऑक्साइड, N2O, फिर NO, फिर N2O3, फिर NO2 और फिर N2O। केवल नाइट्रोजन जो है 5 प्रकार के जो है ये ऑक्साइड बनाता है। ये दोनों ऑक्साइड क्या है? उदासीन है। ये दोनों ऑक्साइड अम्लीय हैं और ये प्रबल है। ये प्रबल अम्लीय है। ये ऑक्साइड है। तो वैसे तो इस वर्ग के तत्व जो है दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3 और N2O5। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है? N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। तो जो आपका ये N2O और NO हैं ये उदासीन ऑक्साइड हैं, N2O3 और NO2 अम्लीय ऑक्साइड हैं और ये प्रबल अम्लीय है। ये था इनका। और ऐसा बताया गया कि इनका जो नाइट्रोजन का जो अम्लीय लक्षण है ऑक्साइडों का वो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। अब आगे इसमें पढ़ना है
क्या बनवा है, ऑक्सीजन। तो इस वर्ग के तत्व जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सी अम्लों का निर्माण कर देते हैं। कौन कौन से ऑक्सी अम्ल हैं, जैसे नाइट्रोजन के एक होता है एचएनओ2 और क्या होता है एचएनओ3 है। फास्फोरस के काफी ऑक्सी अम्ल हैं, जैसे H3PO3, ये मेटाफास्फोरिक अम्ल है। H3PO3 ये फास्फोरस अम्ल है। और देखें H3PO4 ये ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल है, ठीक। और भी जैसे H4P2O7 ये पाइरोफास्फोरिक अम्ल है। तो ये इस वर्ग के तत्व रूप में ऑक्सी एसिडों का निर्माण जो है करते हैं। ये था। अगला है हैलोजन से। जो चौथा पॉइंट है वो किससे है भाई, हैलोजन से। तो इस वर्ग के जो तत्व होते हैं नाइट्रोजन की अतिरिक्त है। नाइट्रोजन जो है NCl3 केवल हैलाइड बनाती है, और फास्फोरस की क्या बनाते हैं, PCl3 और PCl5, ये दोनों प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। ऐसा क्यों, नाइट्रोजन को वजह में बताया था अधिकतर d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण यह इलेक्ट्रॉनों का प्रसार नहीं कर सकता है, इसलिए नाइट्रोजन केवल NCl3 का निर्माण करता है, NCl5 नहीं बनाता है। जबकि फास्फोरस है, इसमें d ऑर्बिटल पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का प्रसार हो जाता है, इसलिए PCl3 और PCl5 का निर्माण करते हैं। ये इतने हमने आपको लक्षण बताए। तो कौन कौन से लक्षण बताए, पहले उसकी उपस्थिति बताई नाइट्रोजन परिवार में, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, फिर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेज बताई गई, फिर एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में चर्चा की गई, फिर उसकी एल्ट्रॉपी अपरूपता के बारे में कहा गया, और इसका धात्विक गुण मेटेलिक प्रॉपर्टी की इसके बारे में चर्चा की गई, और फिर केमिकल उसकी रासायनिक क्रियाशीलता इसकी चर्चा की गई, और यौगिकों की प्रकृति है। तो यौगिकों की प्रकृति में हमने किसकी चर्चा की, जैसे हाइड्रोजन से क्रिया है, ऑक्सीजन से है, हैलोजन से है, और ऑक्सी अम्ल हैं। इस प्रकार से हमने इनकी चर्चा की। इतना ही आज अध्ययन करेंगे। शेष जो है नाइट्रोजन के बारे में इसमें कल अध्ययन किया जाएगा, बनाने की विधि और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन